हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुराने क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। तो देखिए, अतीत में दबे पाँव एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम थानवी। अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। देखिए, ओम थानवी हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, अतीत में दबे पाँव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वृत्तांत है। आपसे पूछा जाए कि अतीत में दबे पाँव ये किस विधा की रचना है, आपको पता रहना चाहिए ना, ये क्या है। ये एक क्या है, यात्रा वृत्तांत। और ओम थानवी पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों, कौन कौन से ये महानगर है, एक तो है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा। तो ओम थानवी पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए, आपको अलग अलग तरीके से वाक्य लिखकर दिखाया गया है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये छांट लेना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए, देशाभिमान जो शब्द है, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई और छोटा ऊ स्वर आते हैं, तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका देशाभिमान जो शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देश धन अभिमान। देश धन अभिमान इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देश में देखिए, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, अ स्वर है। जबकि यहाँ पे आपका कौन सा स्वर है, यहाँ पे भी आपका अ स्वर ही है। तो अ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। तो जो आपका दीर्घ होता है उसमें आ, बड़ी और बड़ा ऊ बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका आ बन रहा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, शीतोष्ण का अर्थ है। तो देखिए, शीतोष्ण का क्या अर्थ होता है, शीतोष्ण। देखिए, शीत और उष्ण यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि शीत मतलब होता है आपका ठंडा, जबकि उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा और गर्म
शीतोष्ण का अर्थ हो जाएगा ठंडा और गर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? तो देखिए मुहावरे की बात करें तो किस भाषा का ये मूल शब्द है? ये है अरबी भाषा का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग बताना है कहाँ पर होता है। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है आपका? आपने देखा होगा, आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, उनको ही उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे तो कहाँ पे लगता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बताना है। तो देखिए जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, यानी कि जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए मतलब जैसा है वैसे ही लिखा जाए, वहाँ पे लगता है आपका उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जूही की कली कविता के कवि हैं? तो देखिए जूही की कली कविता है एक ये, और इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है, ये बताना है। तो देखिए जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता है जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। जूही की कली और किसका? पवन का इसमें मानवीकरण किया गया है। और यह रचना वर्ष 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब यह रचना प्रकाशित हुई, ये भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। और देखिए निराला जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनके उपनाम की बात करें तो क्या इनका उपनाम था? महाप्राण। महाप्राण इनका उपनाम था। इनके बचपन का नाम क्या था, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी साहित्य में छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। हिंदी आपने हिंदी साहित्य में छायावाद युग पढ़ा होगा, तो उसमें चार प्रमुख स्तंभ है ना, तो उनमें से एक माने जाते हैं। चार प्रमुख स्तंभ यानी चार कवि जो हैं उनमें से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाए तो वर्ष 1999 में, वर्ष 1800 ध्यान रखिएगा 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो कौन से जो लेखक हैं ये कहाँ से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो जन्म इनका जरूर याद रखेंगे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कब हुआ। और देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे मुक्तक जो छंद है ना, मुक्तक छंद, तो इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए लिंग वचन कारक आदि के कारण जो रूप परिवर्तन वाले शब्द होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको विकारी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि देशज नहीं है? ये है आपका साँझ शब्द। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। देखिए क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? व्युत्पत्ति यानी कि विशेष उत्पत्ति, तो किससे होती है इसकी उत्पत्ति बताइए क्रिया की? तो इसकी उत्पत्ति होती है धातु से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए जिन शब्दों में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सभी जो आपके शब्द हैं ये कौन से हैं? ये सभी आपके क्रिया हैं। ये ध्यान रखेंगे, जिस जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये सभी आपके क्रिया शब्द हो गए। और हिंदी में क्रिया के रूप में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में जो क्रिया के रूप होते हैं ना वो लिंग वचन और पुरुष के आधार पर बदलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। पुरुष यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, तो इसके अनुसार ये बदल जाते हैं क्रिया के रूप। ये ध्यान में रखेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। मूल जो रूप होता है ना क्रिया का, इससे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और
धातु के आगे ना जोड़ने, जैसे कि धातु है, कोई भी धातु है उसके आगे हमने ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का सामान्य रूप कब बनता है? जब धातु में हम क्या जोड़ते हैं? ना जोड़ते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एक धातु ले लिया यहाँ पे पढ़, पढ़ धातु ले लिया, इसमें हमने ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ये क्रिया का सामान्य रूप बन गया। जबकि पढ़ की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा? धातु रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो अगर धातु में हम ना जोड़ देते हैं तो सामान्य रूप में क्रिया आ जाती है, यानी कि क्रिया का सामान्य रूप होता है वो ना जोड़ने पे, जैसे कि पढ़ना हो गया आपका। और ऐसे ही लिख धातु, लिख धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा, जो कि क्रिया का सामान्य रूप है। और लिख जो है ये क्या है? धातु रूप। तो धातु रूप और सामान्य रूप ये दोनों चीजें आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन पूछा है यहाँ पे। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि शब्द किस भाषा का शब्द है? ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता रहना चाहिए। ये संधि शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3 इसके भेद होते हैं। कौन कौन से संधि? स्वर संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो 3 भेद होते हैं स्वर संधि के। और देखिए यहाँ पे दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ये आपको दिया है। अगर आपको यहीं पे दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन पूछा जाए, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा क्योंकि समास जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है इसको समास कहते हैं, जबकि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, कौन सा है इसमें बताना है, कौन कौन नहीं है और कौन है। देखिए जो अरविंद है इसके पर्यायवाची नहीं है कौन कौन? भ्रमर नहीं है, अवनी नहीं है, पावस नहीं है, लेकिन क्या है? कमल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची कौन सा है यही बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा? तो देखिए कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी जी को वर्ष 1973 ईस्वी में, देखिए वर्ष 1973 ईस्वी में इन्हें, इनका एक निबंध संग्रह है आलोक पर्व, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला पूछा जाए तो वर्ष 1973 याद रखें। और वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए इनके बचपन का नाम पूछा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम पूछा जाए तो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ द्विवेदी, वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम था। और कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इन्होंने ही कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। हिंदी के साथ साथ और भी सारी क्लासेस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है रात को 8 बजे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं और सुबह 10 बजे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा रहे हैं टॉप 50। तो आप सभी लोग इन सभी क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे आपको क्विज़ का भी आयोजन कराया जा रहा है, आपके लिए क्विज़ चलाई जा रही है, तो आप क्विज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है ये भी हमारा स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। तो आपने टेलीग्राम के सर्चिंग बार पर स्टडी विद एम नाम से सर्च करेंगे तो आपको जिस आइकन पे हमारा यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा स्टडी विद एम, तो उसी आइकन पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का स्टडी विद एम
भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं रात को 8 बजे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगला देखेंगे, व्यंजन किसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है। तो देखिए, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है तो वो अल्प प्राण कहलाता है। और आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अल्प प्राण व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है, जैसे कि क हो गया, ग हो गया, ज होगा और आपका प हो गया, तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ऐसे ही आपसे महाप्राण व्यंजन पूछ लिया जाए तो महाप्राण वो व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, यानी कि ज़्यादा वायु की ज़रूरत पड़ती है इनको बोलने में। जैसे कि आपका ख हो गया और आपका घ हो गया, झ हो गया, फ हो गया, तो ये आपके कौन से महाप्राण ये व्यंजन है। तो अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ से आयोग के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो देखिए, फिराक जो गोरखपुरी हैं इनका मूल नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, रघुपति सहाय इनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देखिए, देवनागरी लिपि से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आईओ के द्वारा बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो देवनागरी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप अच्छे से उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये देवनागरी से देख रही हूँ मैं अक्सर आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो और पूछे जा सकते हैं वो भी बताए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है देवनागरी लिपि से, ये अक्सर पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नागरी अथवा देवनागरी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में मिलता है। तो आपसे पूछा जाए किसके लेख में मिलता है इसका सर्वप्रथम उल्लेख, तो आपको याद रखना है जय भट्ट। तो 8वीं शताब्दी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख में देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवनागरी किस भाषा की लिपि है, ये हिंदी भाषा की लिपि है, ये आपको पता रहना चाहिए। और देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया, और जिन्हें नहीं आ रहा है मैं बता देती हूँ, तो ये किया था महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे ने देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो देखिए, इसमें विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन सा है ये बता देना है धीरे धीरे। ये आपके विपरीत नहीं है। पेड़ पौधे ये भी विपरीत नहीं है। देखिए, लाभ और हानि ये आपके विपरीत हो जाएंगे। लाभ और हानि एक दूसरे के ये क्या है, विपरीत हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये आपके विपरीतार्थक युग्म हो जाएगा। ऑप्शन सी, जीव जंतु भी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है कौन सी, पाली। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का आशय है। देखिए, साहित्य में रस का क्या आशय होता है, मनोरंजन, लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद से होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में आनंद नहीं दिया है, लौकिक या अलौकिक आनंद दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर आनंद ऑप्शन में दिया होता है केवल, तो आप करेक्ट कर सकते हैं उसको। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से होता है, और पढ़ने सुनने से हमें काव्य के
पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काव्य काव्य पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। और काव्य की आत्मा काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है रस को। ध्यान रखिए, काव्य की आत्मा मानी जाती है रस। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर आ रहा है, आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कौन प्रवर्तक हैं इसके। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जो हैं ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। और रस के कितने अंग है ये भी पूछा जा सकता है। तो रस के कितने अंग? 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका स्थाई भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है कौन सा? अनुभाव, और चौथा होता है आपका संचारी भाव। तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनको ध्यान रखेंगे। और रसराज किस रस को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए, जो आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार जो रस है आपका, इसी को ही रसराज कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आज की ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे, आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।